संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। ईवीएम को लेकर हमेशा हल्ला होता है और जब जब चुनाव जो पार्टी हारती है तो वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है और जब जीतती है तो शांत बैठ जाती है, फिर ईवीएम अच्छी हो जाती है। यह कोई नया मुद्दा नहीं है, जब से ईवीएम आई तभी से यह मुद्दा जन्म ले चुका है। लेकिन संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज एक राजीव गांधी का स्टेटमेंट पढ़ा है, पहले उसको सुन लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। राजीव गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था बैलेट पेपर के विरोध में। राजीव गांधी जी ने कहा था कि ये 86 सीट बीजेपी को कैसे आ गई, और वो कथन में राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। सच क्या है, बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीटें आई थी। उनकी 86 सीटें जीतने की ताकत आज तक नहीं बनी। उनका वोट 8% से बढ़कर मुश्किल से 12% हो गई। 8 से बढ़कर 12% होने से उन्हें 86 सीटें मिल गई। यह तो हिसाब जुड़ता नहीं है, पल्ले पड़ता नहीं है। इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 के 500 सीट जीतनी चाहिए। कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो यह है ही। बताइए, उस समय तो बैलेट पेपर में चुनाव हुए थे तो वो गड़बड़ बता रहे थे बैलेट पेपर को, एंड ही वाज। संबित पात्रा यहां स्टेटमेंट राजीव गांधी का पढ़ते हुए ये बता रहे हैं कि आखिर बीजेपी का वोट परसेंट 8 से बढ़कर 12% हो गया है और उसमें वो 86 सीटें आखिर कैसे जीत जाती है। फिर जितना वोट परसेंटेज कांग्रेस का है तो उस हिसाब से तो उसे सारी की सारी सीटें ही जीत लेनी चाहिए। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? यानी कि राजीव गांधी ने उस समय पर बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया को लेकर गलत ठहराया था। पिताजी बोले बैलेट पेपर खराब, बेटे जी बोले ईवीएम खराब। वाह, मतलब राजशाही वापस ले आए और उसके बाद बस मुकुट पहना दे इनको बस। संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि पिता ने बैलेट पेपर को गलत कहा और राहुल गांधी ईवीएम को खराब कहते हैं, उसको गलत कहते हैं। तो फिर सही क्या है? अब ऐसे में सवाल ये उठ जाता है, तो फिर बीजेपी के नेताओं ने भी जो इस तरह के बयान दिए थे और ईवीएम को लेकर जो गड़बड़ियों की शिकायतें की थी, फिर वो क्या थी? तो क्या संबित पात्रा को अपने ही नेताओं के पुराने बयानों का कुछ अता पता नहीं है? बीजेपी के ही एक बड़े नेता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने तो ईवीएम को लेकर पूरी की पूरी एक किताब लिख दी, और आज की लिखी हुई नहीं है, बहुत पुरानी लिखी हुई किताब है, और जिसमें जीवीएल ने उस किताब को नाम दिया है डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वो कह रहे हैं कि ईवीएम खतरा है लोकतंत्र के लिए, क्या हम इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी यह किताब का टाइटल है, और उसी किताब की प्रस्तावना लिखी है बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी ने। और वो इसमें लिखते हुए वो कहते हैं कि मेरे नजरिए से जापान मोस्ट एडवांस देश टेक्नोलॉजी के मामले में मैं समझता हूं, वहां भी ईवीएम के इस्तेमाल को बैन कर दिया गया है। अमेरिका में 50 में से 32 स्टेट ईवीएम पर बैन लगा चुके हैं। मुझे लगता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन यानी कि भारत का चुनाव आयोग भी ऐसा करे और लोकतंत्र को मजबूत करे। यानी कि बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी कह रहे हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए और लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। अब इसी तरह से उसमें जो और बातें किताब में लिखी हैं, किताब में अमेरिका से लेकर जापान के और तमाम बाहरी देशों में बड़े बड़े प्रोफेसर टेक्नोलॉजी के लोगों से जो वक्तव्य लिखवाए गए हैं, जो उसमें किताब में हैं, उदाहरण के तौर पर या फिर सबूत के तौर पर, गवाही के तौर पर, जिन्होंने यह माना कि ईवीएम गलत है, उससे नतीजे बदले जा सकते हैं, और इस बात का दावा यह किताब करती है। तो फिर अब ये ईवीएम इतनी अच्छी कैसे हो गई है? जब बीजेपी के ने 1980 में जो है सबसे पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को ईवीएम दिखाई, बताया गया कि ये ईवीएम मशीन है भैया, इससे ऐसे ऐसे वोट की प्रक्रिया होगी। लेकिन ये बात टलते 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 उसके बाद जाते जाते 24 साल बाद 2004 में ईवीएम लोकसभा चुनाव के समय पर पूरे देश में लागू होती है और ईवीएम के द्वारा चुनाव कराया जाता है। 2009 में जब फिर से ईवीएम से चुनाव होता है, लेकिन उसी बीच 2004 के बाद जब फिर से मायावती चुनाव हार जाती है तो मायावती आरोप लगाती हैं उत्तर प्रदेश में कि ईवीएम की वजह से चुनाव हार गई हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत हार जाते हैं तो वो आरोप लगाते हैं कि ईवीएम की वजह से चुनाव हारे हैं।
तो ना कांग्रेस बची है, ना अन्य पार्टियां बची है, ना बीजेपी बची है जिसने ईवीएम पर आरोप लगाया। सबने आरोप लगाए हैं जब जब वो चुनाव हारे। 2009 में जब फिर से कांग्रेस जीत जाती है, बीजेपी हार जाती है, तो बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी सबसे आगे मोर्चा संभाल लेते हैं और फिर वो आकर कहते हैं कि ईवीएम की वजह से चुनाव हारे हैं। वो कहते हैं कि ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा, ये खराब है, इसी में गड़बड़ी है, इसी की वजह से चुनाव कांग्रेस जीती और हम हार गए हैं। तब तो बीजेपी के नेताओं ने नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, तब तो नहीं कहा किसी भी बीजेपी के नेता ने कि आप चुनाव आयोग पर उस प्रक्रिया पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। और सोचिए कि 2014 के बाद बीजेपी के सुर कैसे बदलने लगे। कौन कौन से देश हैं जो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं ईवीएम बैन करने के बाद, और क्यों करा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का ताजा बयान सुनिए। जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे। ये 2024 के चुनाव के परिणाम आने के बाद ये बयान प्रधानमंत्री ने दिया और वो कहते हैं कि ईवीएम जिंदा है या मर गई। कि जिस तरह से विपक्ष अब चुप है तो इसका मतलब ईवीएम बच गई है। ये तो विपक्ष का पूरा एक षड्यंत्र था जो चुनाव, लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया से, चुनावी प्रक्रिया से लोगों का भरोसा खत्म करना चाहते थे, इसीलिए ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जबकि ईवीएम तो अच्छी है। और बाकी देश क्या कहते हैं ईवीएम को लेकर वो भी समझ लीजिए। पहले तो यह कि किस किस देश में ईवीएम जो है वो बैन है। यूरोप और अमेरिका में ईवीएम को बैन किया गया है। नीदरलैंड में यह कहते हुए ईवीएम को बैन कर दिया कि इससे ट्रांसपेरेंसी की कमी जो है वो दिखती है, इसलिए इसको बैन किया गया। आयरलैंड ने 3 साल तक ईवीएम पर रिसर्च कराई और 350 करोड़ रुपए ईवीएम पर खर्च किए रिसर्च को लेकर, और उसके बाद इस ईवीएम पर बैन लगा देता है और कहता है कि भैया ये इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इसलिए खराब है, इसको बैन कर रहे हैं। उसी के साथ इटली ईवीएम को बैन कर देता है और इटली कहता है कि ईवीएम से नतीजों में हेरफेर किया जा सकता है, नतीजे बदले जा सकते हैं, इसलिए इटली भी ईवीएम को बैन कर देता है। ईवीएम में खराबी जिन लोगों ने सबसे पहले बताई थी, आज वही लोग ईवीएम के हितैषी हो गए हैं, ईवीएम के समर्थक हो गए हैं और ईवीएम को अच्छा बता रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्योंकि जब 2009 में भी यह मामला उठा था तो जितने भी विरोध करने वाले लोग थे उन सबके सामने चुनाव आयोग ने ले जाकर ईवीएम रख दी थी और कहा था कि आप बताइए, सबूत बताइए कैसे हेरफेर हो सकती है, आप बताइए कि कैसे जो है नतीजे बदले जा सकते हैं, कैसे इसको हैक किया जा सकता है। तो कुछ लोग पहुंचे तो वो कुछ कर नहीं पाए और कुछ लोग तो चुनाव आयोग के पास गए ही नहीं जब वो ईवीएम लेकर सामने आया। तो यानी कि तब भी कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे ईवीएम के हैक को लेकर या ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर, और आज भी नहीं मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो सवाल उठते हैं कि 99% बैटरी चार्ज कैसे हो जाती है, सवाल जब यह उठता है कि आखिर कैसे महाराष्ट्र में जो है अचानक से जो परसेंटेज बढ़ने लगता है, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कैसे मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ रहा था, महाराष्ट्र में भी उसी तरह से देखा गया कैसे जो था वो परसेंटेज बढ़ रहा था, शाम 5:30 बजे कुछ, फिर रात को 11:30 बजे कुछ, फिर वोटिंग से पहले, मतगणना से पहले कुछ। तो ये जो बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते जो वो लगभग 70-75 लाख वोटर्स जो बढ़ा दिए गए, आखिर वो कैसे बढ़ा दिए गए? 5:30 बजे जो डेटा आप दे रहे हैं, तो बाकी के बचे हुए 1-1.5 घंटे में आखिर कैसे 70-75 लाख लोग वोट डाल सकते हैं? ये अपने आप में ताज्जुब की बात है। तो ये जो तमाम सवाल हैं, और जैसे जब काउंटिंग चल रही थी तब देखा गया कि तमाम ईवीएम जो है वो 99% चार्ज निकली। ये जो तमाम सवाल हैं, इन सवालों पर जवाब ढूंढना जरूरी है। ईवीएम की गड़बड़ी नहीं गड़बड़ी वो अलग चीज है, वो टेक्नोलॉजी है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन ये जो पॉइंट है जो सामने दिख रहे हैं, इन पर चर्चा होनी जरूरी है, इनके जवाब ढूंढने जरूरी हैं। सिर्फ ईवीएम पर सही गलत का ठीकरा फोड़ देना,
हार गए तो गलत, जीत गए तो सही वाली बात कह के इस ईवीएम के मुद्दे को खत्म कर देने से काम नहीं चलेगा। ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जो बीजेपी पहले ईवीएम का विरोध कर रही थी, अब वो समर्थक हो गई है। और जो संबित पात्रा आप कह रहे हैं कि पिता कुछ कहते हैं और राहुल गांधी कुछ कहते हैं, तो ऐसे ही उनके नेता भी कुछ कहते हैं और बाद में फिर कुछ और कहने लगते हैं और संबित पात्रा अब ईवीएम के समर्थक हो गए हैं। तो क्या संबित पात्रा को नहीं पता कि के नेता ने क्या किताब लिखी है? क्या उनको नहीं पता कि लालकृष्ण आडवाणी ने कैसे विरोध किया था? तो क्या अपनी ही पार्टी का जो विचार था ईवीएम के विरोध का, उसके खिलाफ हो गए हैं क्या संबित पात्रा? आप क्या समझते हैं इन सारे मुद्दों को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ना अच्छी लगे तब भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि काम की वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। नमस्कार।